और सभी को आज हम आपके सामने लेके आए हैं 8 क्लास की सिविक्स से फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इन दिस चैप्टर वी लर्निंग अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, की क्यों एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये संविधान क्या होता है, कि भाई संविधान। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ ए कंट्री और ए स्टेट इज रन। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक संविधान जो होता है, वो सेट ऑफ क्या होता है, रूल्स। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, रूल, रेगुलेशन, लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री को, वो तय करते हैं कि एक कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, एक स्टेट जो है, एक राज्य जो है, उसको कैसे रन किया जाएगा, उस कंट्री के अंदर कैसा सेटअप होगा गवर्नमेंट का, कौन से राइट्स मिलेंगे, वो सारी डिटेल जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है। चलिए एक और डेफिनेशन इसके देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच द स्टेट इज गवर्नड। कि ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। देखिए डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, आपके पास स्टूडेंट डायरी होगी, एक ऑफिस के अंदर रूल्स होंगे, वो जब तक लीगल नहीं है, जब तक वो रूल्स नहीं माने जाते हैं, जब तक फॉलो अप नहीं किया जाता लोगों द्वारा, जब तक वो लीगल नहीं हो जाते हैं। तो जब लीगल बन जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यानी कि कोई भी 4 पर्सन मिलके कोई किताब लिख दें, कह दें ये आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको फॉलो अप कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना है, जिसको सेटअप किया गया था। इस चैप्टर में अभी समझाएंगे आपको, जिसको सेटअप किया गया था उसने पूरी डिटेल से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जिसके अंदर रूल रेगुलेशन लगाए गए कि इंडिया को कैसा गवर्नमेंट का सेटअप रहेगा, कैसे गवर्न करेगी, कैसे स्टेट के अंदर राइट्स मिलेंगे, कैसे उसके क्या पावर्स रहेंगी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र की। तो क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच स्टेट गवर्नड, एक राज्य को, एक देश को उसके द्वारा चलाया जाएगा। इट डिस्क्राइब द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, कि उसके मेन इंस्टीट्यूशन क्या है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, ये क्या है, लेजिस्लेचर है, ये मेन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट है, ये कैसे इनकी क्या पावर होगी, एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंस्टीट्यूशन, उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, क्या उनके बीच में क्या पावर रहेंगी, क्या लिमिटेशन रहेंगी, कौन सा सेटअप चलेगा, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती हैं। कि लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारी जुडिशरी है, इन तीनों का क्या वर्क रहेगा, क्या फंक्शन रहेंगे, क्या इनके बीच में क्या आपका जो भी इनके बीच में जितने भी रिलेशन है, चेक एंड बैलेंस की लेजिस्लेचर क्या है, रूल बनाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या है, उसको लागू करेगा, एंड जुडिशरी क्या करेगी, गिव द जस्टिस टू द पीपल एंड आल्सो रिव्यू द लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, और उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया है, लोगों तक पहुंच पाया कि नहीं, एग्जीक्यूटिव पर भी ये करेगा। और लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लेजिस्लेचर हमारे जो जस्टिस हैं, यानी कि जज साहब हैं, जो जुडिशरी के मेंबर हैं, उनको हटा सकता है अगर वो मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। हालांकि ये जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये इन पे कार्रवाई कर सकते हैं अगर ये मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। तो ये हमारे किस में जिक्र किया गया है, ये सारी चीज़ें कहाँ दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये स्टार्ट क्या कहते हैं, देखिए, टुडे अ मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि मोस्ट ऑफ जो कंट्री है ना वर्ल्ड की, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, भाई ध्यान रखना, ओरल और रिटन, ठीक है ना, यानी कि मौखिक और लिखित, 2 तरह का हमारे जो वर्ल्ड है इसके अंदर 2 तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। एक तो ओरल होता है, दूसरा रिटन होता है। ओरल का मतलब है कि जो रीति रिवाज चलते आ रहे, जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, उन्हीं को हम फॉलो अप करते चले जाते हैं, और उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, आगे लॉज बना देते हैं। उनको लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो ऐसे करते आ रहे हैं, हम उसी के रूप में लॉज बन जाते हैं। रिटन के अंदर हर चीज़ लिखी गई है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट, अमेरिका का है वो रिटन डॉक्यूमेंट है। ओरल का एग्जाम्पल आपका है इंग्लैंड के अंदर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ टाइम टू टाइम न्यू लॉज जो है डेवलप किए जाते हैं, कुछ लिखे जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशन से चलते आ रहे हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। तो वहाँ के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड के अंदर ओरल, और अपना इंडिया के अंदर कैसा, रिटन डॉक्यूमेंट। ओके स्टार्ट। While all the democratic country are likely to have a constitution, it not necessary to all country that have a
कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके अंदर क्या हो, सारे के सारों में कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक है, नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ज़रूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो। ऐसा भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो और डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है कि वहाँ पे जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इलेक्ट किया गया है, लोगों के द्वारा चुनाव किया गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो वहाँ पे यही बताई जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, बहुत सारे पर्पजेज हैं जो इनको सर्व करता है। फर्स्ट क्या है, इट लेज और सर्टेन आइडल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज ए स्टूडेंट एस्पायर टू लिव इन। कि भाई पहली बात क्या है कि बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने आदर्श पेश करता है कि किस तरह की हमारी कंट्री है और हम किस तरह के सिटीजन है, कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी हमारी ड्यूटीज़ होंगी एज ए इंडिविजुअल और कलेक्टिवली, कि हमारी गवर्नमेंट जो है हम पे गवर्न जो करेगी उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी। ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, हमें बताता है व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, कि एक कंट्री की जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट जो है उसकी क्या नेचर है। एक कंट्री यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी से मिलती है, और पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट बी नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू। और ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवर्सिटी है और कम्युनिटी है वहाँ पे और लोग आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ पे एग्री हों, सारे इश्यूज पे वो एग्री हो जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू सर्व ए सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल दैट पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज ए बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है हमें उस चीज़ को सर्व करने में, सेट ऑफ रूल्स में प्रिंसिपल देता है जिसमें जितने प्रिंसिपल उनको फॉलोअप किया जाता है ऑल पर्सन के द्वारा इन ए कंट्री, और वो एग्री हो जाते हैं कुछ सर्टेन प्रिंसिपल पे जिनको फॉलो ही किया जाता है। ज़रूरी नहीं हर इशू पे वो एग्री हो, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हर कम्युनिटी का हम क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे, उनके बीच में एक ऐसी हार्मनी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो सर्टेन जो प्रिंसिपल उसके अंदर लिखे गए हैं उन पे एग्री कर जाए और किसी को हर्ट ना करें, सबके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करें। दिस include not only the type of government but also an agreement on certain ideal that they all believe the country should uphold। और ये ज़रूरी नहीं है टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं बताती है कि कैसी है, बल्कि सर्टेन आदर्श ऐसे आइडल्स प्राप्त करती है जिनमें सारी कंट्री के लोग जो हैं बिलीव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, कुछ पॉइंट हम लिखते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत रहती है कंट्री को, इंडिया के अंदर क्यों हमें संविधान की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है तो आपको वो आंसर हम चलिए, देर आर मैनी रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे रीजन है जो इसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत रहती है, एंड सम दैम आर लिस्टेड बिलो। हम कुछ एक की यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ड्यूटीज दैट डिटरमाइंस द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड आल्सो द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमें बताता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। राइट्स तो पता है, राइट तो देता ही हमें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हमें पॉलिटिकल राइट देता है, सिविल राइट देता है, सोशल राइट देता है कि क्या कर सकते हैं हम, कहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट जो घूमने का अधिकार है या लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ है वो है, मतलब सारे राइट हमें बताता है। लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, डिटरमाइन करता है कि जो स्टेट है यानी कि हमारी सरकार जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। उसकी है कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, हमें एक ऐसी देश का निर्माण करे जिससे साइंटिफिक नेचर बने लोगों का, उनको एजुकेशन हेल्थ बनाए जिससे वो कन्वर्ट हो सके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, वो देश को आगे ले जाए। तो हमारे देश की जो सरकार है उसकी क्या ड्यूटी है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। साथ में ये बताता है इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी है, हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती है,
हमें भी कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं, जैसे हमारे नेशनल सिंबल है उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। साथ में हमें एक ऐसा माइंडसेट बना के चलना पड़ता है कि अपने देश के प्रति हम कुछ देशभक्ति बनाए रखें, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हम अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो ये क्या है, हम जो गवर्नमेंट बन रही है उसकी क्रिटिसाइज करने में, उसके सहायक होने में भी हेल्प करें। तो ये हमारी ड्यूटी है। ये कौन बताता है? हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सेकंड, द प्रोवाइड ए स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करवाता है दैट इंश्योर द पीपल गेट जस्टिस, और पीपल उसे न्याय प्राप्त कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है वो हम पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है वही रूल रेगुलेशन लॉज बना सकती है। ऐसा कोई भी लॉज वो नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को ओवरलैप करता हो, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट हनन होता हो, यानी कि वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट लैप्स होते हो। ऐसा कोई भी नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी बैठी है जो ये रिव्यू कर सकती है। या हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पे लैप्स किया जा रहा है या हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, अनजस्टिस किया जा रहा है, तो सीधे हम अपनी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। थर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री हैज एंड हाउ इट मस्ट बी फंक्शन, कि एक कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट होगी। हमारे इंडिया के अंदर क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये जरूर बताया जाता है कि यहाँ कैसी गवर्नमेंट होगी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, कैसी गवर्नमेंट होगी। ये गवर्नमेंट हमारे जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट होगी। तो ये कौन बताएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। एंड उस कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, उस गवर्नमेंट के क्या फंक्शन रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं कि वो क्या क्या फंक्शन कर सकती है, उसकी लिमिट क्या है। ऐसा नहीं है कि वो हर काम ही कर सकती है, उसकी भी कुछ लिमिट है। हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, संघवाद जिसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, और नीचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे हमारा क्या है? पंचायत है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अंडर नहीं है हमारे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के। यूनियन गवर्नमेंट का लिमिट अलग दे रखी है, उनकी पावर अलग बता रखी है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग बता रखा है। तो ये कैसे है कि कैसी गवर्नमेंट होगी, क्या उसके फंक्शन होंगे, ये हमारा कौन बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है। नेक्स्ट, इट लेज डाउन द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पावर। मैंने अभी बताया ना कि इसकी पावर को बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट पे ये रूल बना सकती है और कहाँ तक इसकी लिमिटेशन है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी क्या लिमिटेशन है, हमारी पंचायत जिला परिषद है उनकी क्या लिमिटेशन है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। फिफ्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज, कुछ स्पेसिफाइड लॉज होते हैं, कानून होते हैं जिनके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं, हमें राइट्स मिलते हैं। राइट्स बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स और अदर्स जो राइट है उनको भी यहीं पे स्पेसिफाइड या राइट डाउन किया जाता है। हमारी ड्यूटीज़ जो हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं वो भी इसमें लिखी गई हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाना है। ये एक गवर्नमेंट की ही नहीं, हमारे एज ए सिटीजन होने के नाते, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखी है। इसलिए एक देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। यही हमें प्रोवाइड करता है कि हमें कौन कौन से राइट है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट है, हमें कॉन्सेस्ट ऑफ इलेक्शन का है, ताकि हम ये करेंगे, हमें इलेक्शन में वोटिंग का राइट है। अब ये करेंगे तभी तो हम रिप्रेजेंटेटिव चुन सकेंगे। जब रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो इसका मतलब गवर्नमेंट अच्छी बनेगी, गवर्नमेंट अच्छी बनेगी तो हमारे लिए कार्य करेगी। तो ये हमारे कुछ 5 क्या थे? नीड ऑफ, ऐसे पॉइंट थे जिनसे हमें पता चलता है कि क्यों एक कंट्री को, क्यों इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। चलिए, बाकी हमने बीच का स्किप कर दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको समझा देंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था ताकि इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर यानी कि भारतीय संविधान जो है उसके क्या फीचर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। देखिए सबसे पहले हमारी आपको बता दिया जाए 1885 के अंदर बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1806 यानी कि 1906 के अंदर बनती है मुस्लिम लीग। यही दो
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगी, और एक तरफ पाकिस्तान बनेगा, एक तरफ इंडिया बनेगा, और दोनों ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी, जब स्टार्ट होता है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन एक्टिव द स्ट्रगल 20th सेंचुरी, 20वीं जब शताब्दी स्टार्ट होती है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, एक्टिव थे उसमें, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, कि हमें आज़ादी चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से। तो हम लड़ते रहे काफ़ी सालों तक कि हमें आज़ादी चाहिए, हम पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो नेशनलिस्ट हैं और डिवोटेड द ग्रेट डील ऑफ द टाइम इन इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड लाइक, और उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि फ्री इंडिया, अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें फ्रीडम मिल जाती है, तो हमारा इंडिया कैसा होगा। देखिए हमारा इंडिया, पहले हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर्स थे, वो पहले हमें कहते थे कि हमें ना डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है कि पहले वो ये कहते थे अंग्रेजों को कि आप हमारे देश में सुपीरियर अथॉरिटी बन के रहिए, सुपीरियर अथॉरिटी बनिए, नीचे हम गवर्नमेंट बनाएंगे, आप देखते रहिए, हमें वो जॉब रहिए, इसे बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन 1929 के अंदर लाहौर के अंदर एक सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसी दिन से वो 26 जनवरी को क्या करते हैं, नेक्स्ट जब भी 26 जनवरी आएगी, यानी कि 1930 के अंदर जो 26 जनवरी आई, उनको पहला हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले सोच लिया था कि कैसा इंडिया रहेगा। तो ब्रिटिश जो थे उनके अंदर फोर्स्ड दो ओबे द रूल्स, हमें फोर्स किया जाता था कि हमारे रूल्स को फोर्सली हम ओबे कीजिए, कि इसको फॉलो अप कीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा रोल, उन रूल्स को बनाने में हमारा इंडियंस का भी थोड़ा सा था। ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटियन रूल्स अंडर द कॉलोनियल स्टेट, जो थोड़ा सा हमें भी एक्सपीरियंस था कि कैसे कॉलोनियल रूम में कंफ्लिक्ट था इंडियन, फ्री कैसे किया जाएगा, कैसे मतलब ये होता था कि जो ब्रिटिश की छोटी छोटी काउंसिल होती थी उसके अंदर कुछ इंडियंस भी रहते, तो उनको कुछ इंडियंस को हमारे एक्सपीरियंस था कि कैसे राइट्स होने चाहिए। और कुछ हमारे लीडर्स जो थे, जो विदेश गए थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ के आए थे, बहुत सारे देशों की हिस्ट्री पढ़ के आए थे, तो उनको ये पता चल गया था कि कैसे एक इंडिया को फ्री किया जा सकता है। और फ्री होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि कैसा इंडिया होना चाहिए, उससे कैसे कौन से राइट्स लोगों को देने हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले से डिसाइड कर ली थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी, और ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि डेमोक्रेसी होगी और विच एवरीवन शुड बी ट्रीट इक्वली। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भेदभाव करते थे। वो क्या करते थे, अब वाइट एंड ब्लैक स्किन के बेस पे, रेस पे और स्किन के बेस पे क्या करते थे, भेदभाव करते थे। तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि सबको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इक्वली, और अलाउ करेंगे पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, सबको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन देंगे कि भाई आप आइए और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, बनाइए, आपका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। ओके, सेटअप इन इंडिया। What remained to be done then was work out the ways in which a democratic government would be established in India, and thus ruled that would determine its function. This was done not by one person but a group of around 300 people. यानी कि क्या होता है, इसका कार्य करने के लिए हमारी सबसे पहले एम.एन. रॉय एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले इस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा, जो एक देश के कानून को प्रारूप देगी, यानी कि ड्राफ्ट करेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसकी डिमांड की थी 1934 के अंदर। लेकिन ये हमारी डिमांड फुल हुई थी हमारे 1946 के अंदर। जुलाई 1946 के अंदर हमारे देश में एक चुनाव होते हैं, जिसके अंदर हम सभी लोगों को बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसकी किसके लिए, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जो देश का क्या है, संविधान का निर्माण करेगी। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट किया जाता है इन 1946 के अंदर। और सबसे पहले इनकी जो असेंबली होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली असेंबली होती है। इनके अंदर जो हमारा चेयरपर्सनशिप दी जाती है वो सबसे सीनियर मेंबर्स
सच्चिदानंद सिन्हा जी को दी जाती है। और इससे नेक्स्ट जो मीटिंग होती है वो 11 दिसंबर 1946 को की जाती है, जिसके अंदर हमने अपने चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, उनको चुन लिया जाता है। और फिर 13 दिसंबर 1946 को हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव रखा था, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो हमारी आज आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहला इंट्रोडक्टरी जो पेड है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो पढ़ते हैं, वो उन्होंने प्रेजेंट किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 18 महीने और नहीं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगे थे। और एक कमेटी थी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके चेयरपर्सनशिप थे BR अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। और 26 नवंबर 1940 को 1949 यानी कि 1949 को उन्होंने इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सेटल कर दिया था और पास भी करवा लिया। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया था। 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को लागू नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी जो आने वाली है उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसलिए हम क्या करेंगे 26 जनवरी 1950 को हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। इसलिए हमारा संविधान क्या था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन बनकर जो तैयार हो गया था, पास्ड हो गया था 26 नवंबर 1949। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस मेंबर, ये आगे आपको स्टोरी बता रहा है, दिस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। उनके बहुत बड़ा मतलब एक टास्क था इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि ये देश में बैठे रहे और बस बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, नहीं, ये इन्होंने विदेश में गए, विदेशों में जाके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट किया और बहुत सारी जो हमारे प्रोविज़न है वो विदेश के जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे लिए गए। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इमरजेंसी पावर है, ये हमने कनाडा से लिया, वीमर से लिया। हमें जैसे DSP है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड के उससे लिया है। जैसे हमारे यहाँ ना सूचियाँ दी गई हैं, कुछ लिस्ट दी गई जिनके अंदर हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट बांटे गए हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। तो इन्होंने उस अब बातों को पढ़ा और हमारे जो अच्छे हमारे लिए अच्छी थी, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी थी, वो उन चीज़ों को इन्होंने अडोप्ट कर लिया और एक बढ़िया सा संविधान बना दिया इंडिया के लिए। द कंट्री वाज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी है, स्पोक करती है डिफरेंट लैंग्वेजेज, बिलोंग करती है डिफरेंट रीजन को, एंड डिस्टिंक्ट कल्चर है, अलग सब कुछ अलग है। लैंग्वेज अलग बोलते हैं, डिफरेंट रीजन में रिलीजन फॉलो करते हैं और कल्चर भी अलग है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जिनको सब कुछ पसंद आया, सबके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब लिखना स्टार्ट किया तो इंडिया गोइंग थ्रू दी कंसिडरेबल टर्मोइल, बहुत उथल पुथल में चल रहा था, क्योंकि उस समय हमारा क्या हुआ था, पार्टीशन हो गया था 1947 के अंदर। तो पार्टीशन आ गया था कंट्री में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो ये तो बहुत बड़ी घटना थी। साथ में जो अंग्रेज गए थे उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि छोटी छोटी जो स्टेट थी जहाँ छोटे छोटे नवाब या राजा राज करते थे, तो उनको उन्होंने कह दिया था कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया में रहें या आप पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन जब ये कहा तो पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन वो देश के अंदर बैठे हैं, तो उनको कैसे सोल आउट किया जाए, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। जब हालांकि हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सारी रियासतें इकट्ठी कर ली थी और इंडिया के अंदर उनको इंक्लूड कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा समय चल रहा है और हम अपने देश का कानून बना रहे हैं, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जबकि वो परफेक्ट भी बनाया गया। तो सोशल इकोनॉमी जो कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल थी अपेड डिसमल, बहुत ख़राब थी। ऑल ऑफ दिस इशूड प्लेड ए माइंड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इशू जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे कि उनके माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने में, उनके माइंड को सोचने मजबूर कर रहे थे कैसी हम कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, क्या क्या उसमें डालें, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है देश के अंदर पहले ही। दे रोज द ओकेजन द द कंट्री विजनरी डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इन वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और उन्होंने एक ऐसा विजनरी, एक ऐसा भविष्य के लिए तैयार ऐसा डॉक्यूमेंट कर दिया जो आज तक चल रहा है और रिफ्लेक्ट करता है रिस्पेक्ट को, किसके लिए, मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करता है, जो हमें विभिन्नता है उसको करता है, और साथ के अंदर वो प्रिजर्व करता है हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को भी बनाए रखता है।
The final document also reflect their concern in eradicating the poverty through the social economy reforms as well as the enhancing the crucial role in the people can play in the choosing their representative। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया था। इस डॉक्यूमेंट में हमें बहुत सारे राइट मिले थे, जिसमें से एक ये भी था कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं, यानी कि हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनेगी उसको इलेक्ट करेंगे, वो हमारे भी आप पे ही डिसीजन लेंगे। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही क्या है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पीपल elect their representative and representative take the decision on the behalf of people। तो इसका मतलब क्या है, पीपल चूज कर रहे हैं अपने और रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक। चलिए यहाँ पे कुछ की फीचर हैं उनकी बात करते हैं। और सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है असंघवाद, हिंदी में इसको संघवाद कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म है क्या, सिंपल भाषा में आपको बता दिया जाए। जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो दिस रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल, यानी कि ये सिंपल सी बात आपको बताएगा कि जहाँ पे जिस गवर्नमेंट में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, पहले सेंट्रल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या करते हैं हम, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके नीचे क्या है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है भाई। उसके नीचे क्या है, पंचायत है। ध्यान से सुना, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा हरियाणा है, जैसे यूपी है, पंजाब है, ये क्या है, एक स्टेट है। इनके अंदर भी तो बनते हैं, दिल्ली है, इनके अंदर भी तो सरकार बनती है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। आपके गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, उनके अंदर सरपंच बनते हैं, पंचायत बनती है, तो क्या है, अलग लेवल। तो क्या है, जहाँ पे ये एक से ज़्यादा लेवल मिल जाए वहाँ क्या होगा, फेडरलिज्म होगा। इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर होगी, यानी कि हर किसी का यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायत है, इन सब की अलग अलग पावर होंगी, अपनी इनकी अपनी ही लिमिट होगी, वही क्या है, फेडरलिज्म कहलाता है। तो सिंपल भाषा में क्या है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल हो गवर्नमेंट का और सेपरेशन ऑफ पावर हो, वो क्या है, फेडरलिज्म कहलाता है। इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट एज अ स्टेट लेवल, एज अ सेंट्रल लेवल, पंचायती राज इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 3 टायर हैं। पहला क्या है, नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जिसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत, पंचायती राज जिसके अंदर जिला परिषद, सर्कल और पंचायत आपकी आती है। चलिए, जो आप पहले भी पढ़ के आएंगे। वी लुक द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास। आपने 7th की बुक में ये सारी स्टेट की गवर्नमेंट जो होती हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और आगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ फंक्शन आप पढ़ेंगे। चलिए, वास्ट नंबर ऑफ जो कम्युनिटी है इन इंडिया मींट दैट द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नीड टू डाइवर्स डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली अ पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ये कह रहा है कि भाई ये हमारा जो सिस्टम है ना उसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई वास्ट कंट्री, एक तो ये नहीं है कि कैपिटल के अंदर जो न्यू दिल्ली के अंदर कुछ लोग गिने चुने लोग इलेक्टेड होकर बैठे हैं वही सारा काम करें ना। हमारे देश के अंदर क्या है, वो तो बनाएंगे, वो तो नियम बनाएंगे, साथ में नीचे जो लोग हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ आ जाएंगे। फिर पंचायत, एक पंचायत को क्यों बनाया गया, क्योंकि पंचायत में इसलिए बनाया गया कि विलेज के जो ऑर्डिनरी पीपल है जो आगे नहीं आ सकते वहाँ से वो पॉलिटिक्स में पार्ट करें, वहीं से वो पॉलिटिक्स सीखें ताकि आके देश की हेल्प कर सकें। तो उनको सिखाया जाता है कि कैसे डिसीजन ले सकते हैं और कैसे वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, पर्टिकुलर एरिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में जब अपना डिसीजन लेती है। तो वाइल ईच स्टेट जो है, देखिए इंडिया एंजॉय द ऑटोनॉमी, क्यों, क्योंकि सर्टेन इश्यूज में सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर है दैट तो स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो क्या करती है, फेडरलिज्म के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपनी ही पावर को एंजॉय करती है। लेकिन जहाँ सर्टेन ऐसे इश्यूज होंगे जहाँ के अंदर क्या है, नेशनल कंसर्न यानी कि राष्ट्रीय स्तर की उनकी महत्वता होगी, तो वहाँ पे वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चलते रहेंगे कि जी मैं तो यही करूँगा जी, अट गया, अगर नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं। अगर हमें लगता है कि ये सिक्योरिटी का मामला है, किसी फॉरेन जो कंट्री है, दूसरी विदेशी हैं, उनसे कोई एग्रीमेंट करना है, तो वो हमारी नेशनल जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वही रोल प्ले करेगी, सब उसमें पार्ट नहीं करेंगे, ये बात तय है।
हाँ, वो पावर है उनकी, वो एंजॉय करेंगे, लेकिन हर जगह वो नहीं। जहाँ पे नेशनल पावर की है तो वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सुनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट, लिस्ट मतलब हमारे यहाँ पे शेड्यूल नंबर है, शेड्यूल है 12, तो उसमें शेड्यूल नंबर 7 जो है ना, उसके अंदर हमारी कुछ लिस्ट दे रखी है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट है जो एक नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो उनको भी नेशनल गवर्नमेंट जो है ना, यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही कानून बना सकते हैं। स्टेट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है जिनके अंदर एक स्टेट को जो नेसेसरी होते हैं, एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे यानी एक नेशनल पावर इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहाँ पे स्टेट की लिस्ट पे भी वो कानून बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट जो है ना, उसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट है जो दोनों ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं। लेकिन जो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कंकरेंट लिस्ट पे, जैसे एजुकेशन जो है वो क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, इस पे दोनों ही गवर्नमेंट क्या करते हैं, नियम बना सकती हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया एजुकेशन से लेकर, लेकिन वही वैसा ही कानून हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट के कानून को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि लैप्स कर रहा है, तो वहाँ तक जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है वहाँ तक इनका नियम खत्म हो जाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पे तय है, ठीक है। तो क्या करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेन द लिस्ट, लिस्ट करता है इस टायर के लिए कि पंचायत क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सबके लिए अलग अलग बता रखी है। गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, उनके ऊपर वो बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आल्सो स्पेसिफाई वेयर इच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, और साथ में ये भी बता रखा है कि मनी, भाई स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेगी, पंचायत को कहाँ से पैसा मिलेगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा, ताकि कोई इशू ना हो और काम ना रुके। फेडरल, अंडर द फेडरलिज्म जो है, द स्टेट आर नॉट मेनली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, और साथ में ये भी कह रहा है कि हमारे फेडरलिज्म के अंदर ये भी है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या पंचायत है, वो ना तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी एजेंट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करेगी लेकिन इसकी एजेंट नहीं है। ऐसे पंचायत हमारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, एजेंट नहीं है, काम करेगी क्योंकि उसकी पावर मिली हुई है, उससे पैसा लेगी, उसकी सुनवाई करेगी, वो कुछ कहेंगे तो उसको फॉलोअप करेगी। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है तो ये फॉलोअप करेगा, लेकिन उसकी एजेंट नहीं है, यही फेडरलिज्म कहलाता है। All the person in India are governed by law and policy made by the each of each level of government, और हमारे ऊपर वो सारे नियम कायदे कानून लागू होते हैं जो हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, जो आप रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा क्या है, डिसोल्व हो जाता है आफ्टर 5 ईयर, और 5 ईयर के बाद क्या फिर से इलेक्शन होते हैं और लोग वोट करते हैं, और इसी हाउस से क्या है, हमारे पीएम या हमारे मिनिस्टर बनते हैं। मिनिस्टर यहाँ से बन सकते हैं, पीएम यहाँ से ही बन सकते हैं, लेकिन लीडरशिप यहाँ से होती है, डायरेक्ट लोग यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। ये जो है हमारे डिसोल्व नहीं होता है, 2/3 मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, इनका कार्यकाल 6 ईयर होता है। ये कभी डिसोल्व होते हैं, 5 साल के बाद डिसोल्व हो जाती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। तो इसको हम क्या है, इनके एमपी को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। क्या कहता है, चलिए, the different type of government that you just read about the consist of representative elected people, ये आपने पढ़ा होगा कि कैसे इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री वही है, इलेक्शन के द्वारा उसको क्या करा जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने क्या कर रखा है, अडल्ट फ्रेंचाइज हमें दे रखा है, यानी कि 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसको अपने आप वोटिंग राइट मिल जाता है, और वोटिंग के थ्रू क्या करता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, और इलेक्ट करने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने अभी बताया था कि पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है कि 3 ऑर्गन है, उनकी क्या क्या पावर होंगे। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट फेडरलिज्म के अंदर क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि अलग अलग टायर पे क्या कर रखा है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन है, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेचर रेफर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गए उनको रिप्रेजेंट करता है। एग्जीक्यूटिव का स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉज एंड रनिंग गवर्नमेंट,
ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या है उसको फॉलोअप करेगा, स्मॉल ग्रुप है। जुडिशरी क्या है, ये इसको हम अगली आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन जुडिशरी क्या है, ये अलग से ही एक ऑर्गन है जो हमारे जस्टिस करती है और रिव्यू ऑफ क्या करती है, रिव्यू भी करती रहती है कि लॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं या नहीं बने हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, एक दूसरे की पावर ये मिसयूज ना करते अपनी पावर का, इसलिए ये चेक बैलेंस का एक नियम इन पे लागू होता है, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। बाई एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन से ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, अपनी अलग अलग पावर है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन गेट्स ए चेक ऑन दी अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ द पावर ऑल थ्री। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये ऐसी बात कह रहा है। देखिए ध्यान से सुनना, ये हमारा लेजिस्लेचर है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, यहाँ बैठी है हमारी जुडिशरी। इन्होंने लॉज को बनाया, ओके, उनको दे दिया इनको, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये जुडिशरी का काम स्टार्ट होता है, पहले तो इन पे देखेंगे भाई इन्होंने जो कानून बनाया वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या नहीं बनाया। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये देखेंगे इन्होंने रिव्यू किया या नहीं किया, अगर रिव्यू इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, लोगों तक वो बात पहुंची जिसके लिए वो नियम बना था, उसको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसको दोबारा से वो कानून बना के या उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, ओके। अब ये लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, यहाँ पे जो जजेज बैठे हैं, जुडिशरी में बैठे हैं, उनको अगर वो मिसयूज ऑफ पावर करते हैं तो उनको पद से हटा सकता है, ठीक है। तो एक दूसरे पे क्या है, ये पावर को क्या करते हैं, खींच के रखते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो लेजिस्लेचर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और उनको हटा सकती है। ऐसे ही अगर ये अच्छे से काम नहीं करते हैं तो इस पे ये कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस का एक नियम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अब फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। पार्ट नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर 12 to 36 जो आर्टिकल है उसके अंदर हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए। ओरिजिनल के अंदर हमें 7 मिले थे, लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा हटा दिया गया था और वहाँ से चेंज कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट, तो फंडामेंटल राइट क्या है, हमें मिले हुए हैं 6 फंडामेंटल राइट है, ये हमारे यहाँ पे दे रखे। देखिए सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 to 18 है, ओके, राइट डाउन कर लेना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है हमारा ये 19 to 22 है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 and cultural and educational right 29 and 30 and right to constitutional remedy ये हमारा आर्टिकल 32। तो ये 6 फंडामेंटल राइट हैं, इनकी हम बात करते हैं। चलिए, ये कहते हैं दी सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें क्या करते हैं, रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको हम ये मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये जो सेक्शन है पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब है वो राइट जो हमारे वेलफेयर के लिए, एक आदमी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है। तो इसको क्या होता है, आत्मा बोला गया है। कॉलोनियल रूल के मरम ने ऐसी मतलब सर्टेन ऐसी चली हुई थी, माइंड बना दिया गया था नेशनलिस्ट का कि भाई वो चाहते ही थे कि हमें ना राइट मिलना चाहिए, क्योंकि इतना उनके साथ भेदभाव किया गया था, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया था। तो उन्होंने पहले इंश्योर कर लिया था कि हमें एक राइट्स वाला सेक्शन जरूर हम लोगों को देंगे, जिससे हमें सेफ गार्ड मिल जाए, मिस यूज ऑफ पावर जो स्टेट की है उस पर पाबंदी लग जाए, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस तरह के ही देते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द एक्टिविटी, मतलब बहुत सारी जो पावर गवर्नमेंट को मिल जाती है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक तरह से हमारी हथियार दिया गया है, ताकि हम इसको लागू करवा सकें और सरकार पे थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है हमें राइट्स की, इंडिविजुअल को अगेंस्ट द स्टेट वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, यानी कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी देता है कि हमें कुछ राइट मिले हुए हैं जो हमें स्टेट के खिलाफ भी जाते हैं, यानी कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हम मतलब ऐसा महसूस करें कि हमारे फंडामेंटल छीन रहे हैं, या हमारे कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई अन्य व्यक्ति भी हमारे फंडामेंटल को छीन नहीं सकता है। तो मोर ओवर तो ये और हैं।
तो ऐसी वेरियस कम्युनिटी भी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। जो माइनॉरिटी का मतलब होता है, एक होता है लार्ज नंबर में जो पीपल हो, एक होता है लेस नंबर में। जो लेस नंबर में होंगे वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी। जो लार्ज में होंगे वो क्या करेंगे, मेजोरिटी। तो माइनॉरिटी के लिए भी अलग से राइट दे रखे हैं उस कम्युनिटी को भी, ताकि उसको नीड है भाई, मतलब उनको भी राइट चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम आना चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए भी फंडामेंटल राइट बना रखे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हैं ऑब्जेक्ट है टू फोल्ड, इनके दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इसके फंक्शन है, यानी कि इसका उद्देश्य है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी सिटीजन मस्ट हैव इन द पोजीशन टू क्लेम देयर राइट। एक तो ये कि हर कोई सिटीजन जो है, जो इंडिया का सिटीजन है, वो क्लेम कर सकता है राइट को। और सेकेंडली ये है कि ये अप बाइंडिंग है अपॉन एवरी अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी हैं, जितनी भी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनके ऊपर ये अथॉरिटी है, उनको दिया गया है कि वो इतनी पावर नहीं लेंगे कि इनके ऊपर जाके लॉज बना सके। इनके लिए, इनको प्राप्त करवाने के लिए आप लॉज बना सकते हैं, इनके ऊपर लॉज नहीं बना सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैज़ आल्सो ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक स्टेट ऑफ डीएसपी जो मैंने बताया, तो जो आयरलैंड से ले रखे, वो भी एक सेक्शन बना रखा है इनसे आगे, ताकि ये फंडामेंटल राइट को उनके थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सरकार टाइम टू टाइम इनको इन पे नियम बनाती रहेगी। ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमें फंडामेंटल राइट लेने में या उनको और आगे बढ़ाने में, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये सेक्शन जो है डिजाइन कर रखा है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमी रिफॉर्म्स, कि भाई टाइम टू टाइम जो सोसाइटी है और इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म आते रहें, सुधार आते रहें, और गाइड करते रहें इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को, जो इंस्टीट्यूशन लॉ एंड पॉलिसी को हेल्प करते हैं रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मासेज, और उनको गरीबी जो है उसको हटाने में हेल्प करेगी। तो ये आपका एक नेक्स्ट है सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म का मतलब सिंपल सी मैं आपको बता दूं, सेकुलरिज्म का मतलब है जो स्टेट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि सरकार जो है या देश है उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है, हर धर्म उसके लिए इक्वल है, उसको कहते हैं सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेकुलर स्टेट वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, यानी कि स्टेट रिलीजन के तौर पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। यानी कि सेकुलरिज्म का मतलब सिंपल सी बात है, स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है। हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे रिलीजन हैं, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे रिलीजन को लेके एक गेम खेला था, और वो गेम ऐसा था कि हमारे जो मुस्लिम है और हिंदू है एक प्री पार्टी बना दी थी, उनके भेदभाव ला दिए थे जो आज तक हमारे बीच में है। तो सेकुलरिज्म, हमारा देश जो है एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें कोई भी डाउट हो आपको और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।